हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने यहाँ पर एक चैप्टर लेके आया हूँ, मैटर इन सराउंडिंग्स, क्लास 9 से केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना। और इसमें आज हम सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ठीक है ना। जितना भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे। तो मैटर इन सराउंडिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है, मैटर। ठीक है ना। अब हमारे पास मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास क्या होता है, हमारे पास मास होता है। क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर। तो मैं इस चीज को आपके सामने यहां लिख भी देता हूं एक बार। ठीक है ना। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज, क्या ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, क्या आएगा हमारे पास? मास is called मैटर, इज कॉल्ड मैटर। ठीक है ना। तो यानी कि जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख सकते हो, टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये बोर्ड हो गया, हम हो गए, जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं वो सब क्या है? एक फॉर्म ऑफ मैटर है। एक फॉर्म ऑफ क्या हमारे पास? एक मैटर आता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। ठीक है ना। और मेरा खुद के अंदर क्या है? मेरा एक पर्सनल, मेरा मास है। क्या? एक मास। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैटर। मैटर के नाम से बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि क्या अगर मैं बात करूं फीलिंग्स की, इमोशंस की, एग्रेशन की, तो क्या ये सारी चीजें भी मैटर होंगी? ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें मैटर होती है। जैसे फीलिंग्स की बात करेंगे तो फीलिंग्स स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, फीलिंग्स का कोई मास नहीं होता, तो वो मैटर नहीं है। ठीक है ना। इमोशंस हो गए, एग्रेशंस हो गए, लव हो गया, ये सब क्या है? ये सब मैटर नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो मैटर को समझने के बाद अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो क्या है? मैटर इज मेड ऑफ। देखो, कोई भी चीज, जो भी हमारे आसपास जो भी चीज कोई भी है जो मैटर है, ठीक है ना, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वो किस चीज से बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है। ठीक है ना। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम अपने इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्या मैंने क्या बोला? मैटर इज मेड अप ऑफ क्या? पार्टिकल्स। एंड ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को ऐसे आपके सामने टेबल दिखती है, क्या दिखती है? टेबल दिख जाती है। ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये टेबल किससे बनी है, तो ये टेबल ऐसे छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल्स से जुड़कर बनी है। क्या? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनसे जुड़कर ये टेबल बनी है। टेबल की नहीं, कोई भी चीज जो भी आसपास हमारे मैटर के फॉर्म में है वो किससे बनी है? स्मॉल पार्टिकल से बनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? कि हम इन पार्टिकल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, अब मैटर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। हम लोगों ने चीज, उनमें कोई चीजें ऐसी हैं जो हमने नोटिस करी हैं, तो वो ऐसी चीजें कौन कौन सी चीजें हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली जो चीज होती है मैटर में वो क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, मैंने बोला मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? डिफरेंट रेंज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? डिफरेंट रेंज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने यहां पर ऐसे पार्टिकल्स अगर बनाता हूं, ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में अब क्या होती है हमारे पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है ऐसे? ये एक दूसरे को क्या करते हैं? सारे के सारे अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को सारे के सारे अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है हमारे पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है। क्या आती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्लियर हो गया? मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आफ्टर दिस, ठीक है, मैटर के बीच में क्या होती है? इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस। क्या? इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस। देखो, अब जैसे मैंने बोला कि इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में आपको कुछ खाली स्पेसेस दिखती हैं ऐसे ही। क्या है ये कुछ कुछ हमारे पास वॉइड्स हैं। क्या है ये? कुछ कुछ वॉइड्स हैं।
इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, या फिर आप इनको और क्या बोल सकते हो? वॉइड्स भी बोलते हैं हम लोग इनको। क्या बोलते हैं? वॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में क्या होता है? पार्टिकल्स possess काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स possess काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी बता देता हूं एक बार। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन। यानी अब यहां पर लिखा है कि हमको पता है मैटर हमारे किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। और पार्टिकल्स में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि हमारे पास पार्टिकल्स कुछ कुछ मोशन में होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स पोजेस मोशन, जिसकी वजह से उनमें क्या आती है? एनर्जी आती है। क्या आती है? एनर्जी आती है। और इसीलिए ही पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये अगर एक पार्टिकल है तो ये अपनी पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है ये ऐसे ऐसे मोशन में रहेगा। ऐसे कैसी भी टाइप की मोशन हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे रेक्टिलिनियर हो सकती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकती है, रोटेशनल मोशन हो सकती है। वो डिपेंड होता है कि कितनी एनर्जी है, किस टाइप की एनर्जी है, किस टाइप के मोशन में है हमारे पार्टिकल्स। वो सब बात की बातें हैं। बट अभी के लिए हमारे पास क्या आया? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर जो था वो क्या था हमारे पास? पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो होता है हमारे पास डिफ्यूजन। क्या आता है? डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या होता है? ठीक है, ऐसे समझो कि जैसे मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है। क्या है? एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। और इस ग्लास में ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है। मैंने इस ग्लास में क्या करा? चीनी डाल दी। क्या कर दिया? चीनी डाल दी। ऐसे छोटी 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 छोटी, ये क्या है? चीनी के पार्टिकल्स ऐसे मैंने डाल दिए, ठीक है। अब चीनी मिलाने के बाद मैं इस सॉल्यूशन को, ठीक है ना, इस पानी, जो ग्लास के अंदर पानी है, मैं इसको ऐसे मिलाना शुरू कर देता हूं, ठीक है ना। मिलाने के बाद आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस कि ये जो शुगर थी ये आपको दिखेगी नहीं। क्या? ये आपको दिखेगी नहीं। मैं पहले बता देता हूं, आपने इस पानी के ग्लास में क्या करा? आपने चीनी डाल दी, चीनी को आपने मिला दिया, और आफ्टर सम टाइम ये चीनी क्या हो जाती है? ऐसे गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? ये गायब हो जाती है, ठीक है ना। अब ये गायब क्यों हो गई है? ये चीनी चली कहां गई है, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है डिफ्यूजन, ये इसी की वजह से हुआ है। तो अब हमारे पास डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। आई विल रिपीट, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी यहां पर मेरे पास क्या था? पानी था, ठीक है ना। और दूसरा मैंने क्या मिलाया? चीनी मिलाई। तो पानी और चीनी आपस में मिल गए। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? डिफ्यूजन बोलूंगा। क्या बोलूंगा इस प्रोसेस को? डिफ्यूजन। अच्छा, दूसरा चीज, वो चीनी एक्चुअल में गई कहां? ठीक है ना, वो चीनी हकीकत में चली कहां गई? अब ऐसा समझो कि ये पानी के आपके यहां पर क्या है? मॉलिक्यूल्स है। क्या है? पानी के आपके यहां पर बीच में ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो जो चीनी है आपकी, वो इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में चली गई है। कहां चली गई है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये मैंने आपको दिखाई थी ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। तो चीनी आपकी इन स्पेसेस में चली गई है जो पार्टिकल्स के बीच में थे, और वहां पर जाकर ये मिक्स हो चुकी है, इसलिए आप लोगों को वो दिख नहीं रही है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एक बारी फटाफट मैं बता देता हूं। मैटर पढ़ा है हमने। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर के चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला क्या होता है हमारे पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। पार्टिकल्स के बीच में छोटी छोटी स्पेसेस होती है, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं या वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड क्या आता है हमारे पास? पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये जो पार्टिकल्स है ये मोशन में होते हैं। और फोर्थ हमारे पास आया था डिफ्यूजन। क्या आया था हमारे पास? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने आप लोगों को बताया, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर हो गया ये? ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं? कुछ फिजिकल चेंजेस और कुछ
केमिकल चेंजेस, ठीक है ना, फिजिकल चेंजेस और कुछ केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, देखो अगर आप अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है ना, नोटिस करोगे तो दो तरह के चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। पहला क्या आता है हमारे पास, फिजिकल चेंज, दूसरा आता है हमारे पास केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिससे कुछ स्टेट ऑफ मैटर नहीं बदलती। मैं फिर से बोल देता हूं, फिजिकल चेंज कोई ऐसा चेंज होता है जिससे स्टेट ऑफ मैटर में कोई चेंज नहीं आता, बट ऊपर ऊपर फिजिकली चेंज आता है। एक बारी डेफिनेशन के थ्रू देखो इसको, अपीयरेंस और फॉर्म ऑफ मैटर चेंजेस बट काइंड ऑफ मैटर इन सब्सटेंस डज नॉट चेंज। अपीयरेंस चेंज हो जाती है, ऊपर ऊपर से फिजिकल चेंज होता है, बट वो चीज जिस चीज से बनी है वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पेपर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, पेपर, ठीक है ना, ये क्या है, एक पेपर। और अगर मैं इस पेपर को बीच में से ऐसे टीयर ऑफ कर देता हूं, ठीक है, तो ये पेपर ऐसे दो हिस्सों में बट गया, ठीक है। तो क्या जब मैंने इस पेपर को ऐसे टीयर किया, क्या वो बाद में पेपर नहीं रहा, समझ रहे हो, ये पेपर था, इस पेपर को मैंने टीयर ऑफ करा, क्या टीयर ऑफ के बाद वो पेपर नहीं रहा, क्या पेपर तो तब भी है, ऊपर ऊपर से फिजिकली वो चेंज हो चुका है, पर वो जिस चीज से बना है वो वही है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज में क्या होता है, काइंड ऑफ मैटर चेंजेस, क्या बोला यहां पर, काइंड ऑफ मैटर चेंजेस एंड एटलीस्ट वन न्यू सब्सटेंस विद प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती है। फिजिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती है, वो जिस मैटर से बना है वो उसी मैटर से बना रहता है। केमिकल चेंज में वो जिस मैटर से बना हुआ होता है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई, वो पहले जैसा रहा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल यही सेम टू सेम पेपर का मैं ले लेता हूं। अगर मैंने इस पेपर को अब क्या किया, मैंने इस पेपर को बर्न कर दिया, क्या कर दिया, इस पेपर को बर्न कर दिया, क्या कर दिया, बर्न कर दिया यहां पर, ठीक है ना। तो उसके बाद ये पेपर किस फॉर्म में हो जाएगा, पेपर किस फॉर्म में हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंट एशेस की फॉर्म में हो जाएगा, ऐसे। ये क्या आ गया हमारे पास, पेपर अब किस फॉर्म में हो गया, ऐश की फॉर्म में हो गया। मतलब अब वो पहले जैसा नहीं है, अपीयरेंस वाइज भी चेंज हो चुका है और केमिकल वाइज भी चेंज हो चुका है, ठीक है ना। ये क्लियर है आप लोगों को, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जिस मैटर से कोई चीज बनी है वो उसी मैटर में ही रहती है, सिर्फ ऊपर ऊपर अपीयरेंस वाइज चेंज होता है। केमिकल चेंज में हमारे पास क्या होता है, काइंड ऑफ मैटर ही चेंज हो जाता है, क्या, जिस मैटर से वो बना हुआ होता है वही चेंज हो जाता है, ठीक है। केमिकल चेंज के मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स आती है, उनको कुछ टाइम बाद, एक हफ्ते बाद अगर आप देखते हो तो वो रिपन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं अपने आप। तो क्या वो फ्रूट पहले जैसा रहा, पहले जैसा वो रहा नहीं ना, वो खाने लायक भी नहीं रहा, ठीक है ना, उसमें अलग अलग फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो चुका है, उसका टेस्ट भी चेंज हो चुका है, उसका अपीयरेंस भी चेंज हो चुका है। यस और नो, क्लियर है ये, ठीक है। एक बार इसको देख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब इतना सब पढ़ने के बाद, ठीक है ना, मैटर के बारे में अब हमको क्या पढ़ना है, मैटर के बारे में पता चल गया ना, क्या लिखा था हमने, ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाइज क्या, स्पेस एंड हैव मास, ठीक है। अब मैटर की कुछ फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है, क्या होती है हमारे पास, फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्या होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्लियर है। तो मैटर की तीन तरह की फिजिकल क्लासिफिकेशंस होती है हमारे पास। पहली क्या होती है हमारे पास, सॉलिड, दूसरी क्या आती है हमारे पास, लिक्विड, राइट, एंड तीसरी क्या आती है हमारे पास, गैस, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई हैं, क्या हो गई है, ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई हैं, ठीक है। मैटर के बारे में पढ़ लिया, मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास आती हैं, ठीक है। अब इनको हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में एक बार डिफरेंसेस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग किस बेस पे करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे, किसके बेस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे, ठीक है।
तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है सॉलिड्स में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड्स में आते आते कम हो जाती है, और गैसेस में सबसे लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड इज हाईएस्ट, राइट। लिक्विड्स में आई विल राइट बिटवीन सॉलिड एंड गैस, राइट। एंड गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आती है हमारे पास, लीस्ट। इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, लीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं किस बेस पर इनको डिफरेंशिएट करना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात करते हैं, किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है। अब सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स क्या होती है, हाईएस्ट होती है, यानी कि वो इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं लीस्ट, क्या, लीस्ट। लिक्विड्स में अगेन आई विल से बिटवीन सॉलिड एंड गैस, स्पेसेस की बात हो रही है बिटवीन सॉलिड एंड गैस। एंड गैसेस में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हाईएस्ट, क्या होती है, हाईएस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब काइनेटिक एनर्जी, किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। अब खुद समझो कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतनी ज्यादा है, इनके बीच में स्पेसेस ही इतनी कम है, तो इनके पार्टिकल्स कितना ही मूव कर पाएंगे, राइट। इनके पार्टिकल्स के लिए मोशन करने के लिए जगह ही नहीं है। तो इनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, सॉलिड पार्टिकल्स में लीस्ट, क्या होती है, लीस्ट। क्लियर है। लिक्विड्स में अगेन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बिटवीन सॉलिड एंड गैस। क्लियर। एंड गैसेस में काइनेटिक एनर्जी क्या आती है हमारे पास, बिटवीन पार्टिकल्स हाईएस्ट, क्या आती है, हाईएस्ट। गुड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी के बाद हम लोग डिफ्यूजन की बात करेंगे, किसकी, डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मैंने अभी बताया था ना क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट, इंटरमिक्सिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब सॉलिड्स के बीच में अगेन ये रीजन रिपीट होते रहेंगे बार बार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होने की वजह से और लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से डिफ्यूजन यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स में कुछ मिलाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन यहां पर क्या आती है हमारे लिए, लीस्ट, क्या आती है, लीस्ट। क्लियर है, ठीक है। यहां पर डिफ्यूजन कैसे होती है हमारे पास, बिटवीन सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड गैस। एंड यहां गैसेस में हमारे पास डिफ्यूजन क्या होती है, हाईएस्ट। क्यों, क्योंकि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए डिफ्यूजन यहां पर पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है डेंसिटी, क्या आती है, डेंसिटी। नाउ व्हाट इज डेंसिटी, आई विल डिस्कस अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। बट डेंसिटी के लिए आई लेट यू नो कि डेंसिटी हमारे पास सॉलिड्स की क्या होती है, हाईएस्ट होती है, क्या होती है, हाईएस्ट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स क्या होती है, बिटवीन सॉलिड एंड गैस, ठीक है। एंड यहां पर क्या होती है, डेंसिटी गैसेस की लीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इनकी अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं एक बार, सॉलिड्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, क्या, सॉलिड्स की अरेंजमेंट यानी कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, है ना। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं देख लो, ऐसे बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इनके बीच में, बहुत ज्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या है इनके बीच में, बहुत कम है। लिक्विड्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, थोड़े से फैले हुए होते हैं, थोड़े से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एंड गैसेस में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसे होती है, बहुत ही दूर, यस और नो, क्लियर है। So this is how we differentiate between three states of matter:
solid, liquid and gas on the basis of force of attraction, intermolecular space, kinetic energy, diffusion, density and arrangement. क्लियर हो गया? ठीक है, एक बारी देख लो इसको, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो ये है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं, ठीक है ना, जो हमने अभी डिफरेंशिएट करा है सॉलिड लिक्विड गैसेस के बीच में, वही मैंने बोला कि डेंसिटी अभी हम डिस्कस करेंगे, एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे हमारे पास, वो बता देते हैं। जैसे हमारे पास क्या आता है, एलपीजी। तो एलपीजी क्या होता है हमारे पास, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है? एंड सीएनजी क्या होती है हमारे पास, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब एलपीजी एंड सीएनजी आप लोगों ने सुना होगा। एलपीजी क्या होता है, हम लोग ऐसे घर में कुकिंग, जब हम खाना बनाते हैं तो जो सिलेंडर्स आते हैं तो उनमें हम एलपीजी टाइप ऑफ गैस यूज करते हैं, राइट। सीएनजी हम किस में यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ट्रक्स में, आजकल कार्स वगैरह में भी यूज होती है ना, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एलपीजी एंड सीएनजी में, कि इन दोनों में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं किसी टाइप की। एंड ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस। क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस, क्योंकि हमारे पास जो गैस होती है वो क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि एक छोटी सी स्पेस में बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके फिल करा जा सकता है। आई विल रिपीट, छोटी सी स्पेस में बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके फिल करा जा सकता है। एंड ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, लीस्ट होती है, एंड इंटरमोलिकुलर स्पेसेस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये क्लियर हो गया? ठीक है ना। सीएनजी, एलपीजी, एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गॉट इट? क्लियर है? चलिए अब डेंसिटी की तरफ बढ़ते हैं। डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी का फॉर्मूला आता है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हूं मैं एक बार, मास किसी भी सब्सटेंस का, एंड ये क्या आती है, वॉल्यूम, राइट। ठीक है, डेंसिटी की है हमारे पास एक यूनिट आती है, एंड उस यूनिट को क्या बोलते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। क्या बोलते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि इसमें हम मेजर करते हैं डेंसिटी को। क्लियर? अब ऐसे समझो कि मैंने यहां पर पीछे लिखा था ना कि सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, और लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड और गैस के बीच में होती है, राइट। तो ऐसे समझो कि अगर मेरे पास अगेन क्या है, एक ग्लास है, एंड उसमें मैंने क्या, पानी फिल कर दिया, क्या, पानी फिल कर दिया जाए, राइट। एंड मैंने क्या करा, मेरे पास एक आयरन नेल है। क्या है, आयरन नेल। क्या है ये, आयरन नेल। मैं जैसे ही इसको पानी में रखूंगा, ये नीचे सिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये नीचे की तरफ सिंक हो जाएगी, ऐसे। यस और नो? ये आयरन नेल क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ सिंक हो जाएगी। क्यों हुई सिंक, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है लिक्विड से। यस और नो? तो ये आयरन नेल क्या है मेरे पास, आयरन नेल सॉलिड है, एंड वाटर क्या है, लिक्विड है। एंड अभी पीछे हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स। तो ये ज्यादा डेंस है। क्या है, ये ज्यादा डेंस है, भारी है पानी से, इसलिए नीचे सिंक हो गया। क्लियर हो गया? अब इसमें हमारे पास एक्सेप्शन आता है एक। क्या आता है, एक एक्सेप्शन आता है, एंड दैट एक्सेप्शन इज क्या, कि मान लो मेरे पास अगेन एक ग्लास, ठीक है, एंड फिर से मैंने इस ग्लास में क्या, पानी फिल कर दिया। ठीक है, ठीक है। एंड अब इस ग्लास में मैंने क्या करा, एक आइस क्यूब डाल दी। क्या डाल दी, एक आइस क्यूब। ठीक है, दिस इज माय आइस क्यूब, बर्फ। ठीक है, तो कायदे से देखा जाए तो आइस क्यूब भी क्या होती है हमारे पास, भारी होती है। ठीक है ना, सॉलिड होती है। तो सॉलिड्स की डेंसिटी तो ज्यादा होती है लिक्विड से, तो इसको नीचे की तरफ सिंक हो जाना चाहिए। बट आइस को आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो फ्लोट करती है ऊपर, राइट? यस और नो?
आइस सिंक क्यों नहीं होती है? अब यहां पर इसका रीजन क्या है हमारे पास कि आइस बीइंग सॉलिड हैज लेस डेंसिटी देन लिक्विड। यस और नो? इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आपको नोट करना है अच्छे से, ठीक है ना। डेंसिटी के बारे में बताया, मास बाय वॉल्यूम, कौन सी चीज थोड़ी ज्यादा भारी सी है, राइट, डेंस है अपने मैटर को लेके, अपने मास को लेके, कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है उसका मास, राइट। उसके लिए हमने क्या पढ़ा, मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को कि सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, बट एक्सेप्शन क्या था कि आइस बीइंग अ सॉलिड, आइस क्यूब बीइंग अ सॉलिड डज नॉट सिंक इनसाइड द वाटर। व्हाई? बिकॉज आइस की डेंसिटी क्या होती है हमारी लिक्विड से कम होती है। क्लियर हो गया? ये क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी और कुछ कुछ एक्सेप्शंस थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, प्लीज नोट इट डाउन अच्छे से एक बार, ठीक है। एलपीजी सीएनजी क्यों यूज कर पाते हैं? क्योंकि गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, छोटी सी स्पेस में बहुत सारी गैस को हम इकट्ठी करके रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, एक बारी नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो देखो हमने अभी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन तीनों के बीच में डिफरेंसेस कर लिए, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात कर ली। अब ये इंटर कन्वर्जन क्या होता है? इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन। यानी मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं, लिक्विड से गैस जा रहा हूं, ये अलग अलग स्टेट में जाना और आना, इसको क्या बोलते हैं? हम इंटर कन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन। तो मैं यहां लिख देता हूं, when one state of matter change to different state of matter, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब एक बारी ये देख लेते हैं कि क्या होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? सॉलिड आता है, क्लियर है, मेरे पास लिक्विड आता है, राइट, एंड मेरे पास क्या आता है लास्ट में? एक गैस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिनके बीच में हम लोगों को इंटर कन्वर्जन देखनी है कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, राइट। चलिए देखिए, तो जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, कहाँ? सॉलिड से लिक्विड जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? आइस है, एंड मैं आइस से कहाँ जा रहा हूँ? वाटर। कहाँ जा रहा हूँ? वाटर, राइट। आइस क्या होती है मेरे पास? सॉलिड होती है। वाटर क्या होता है? लिक्विड होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को वी से मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। यस और नो? मेल्टिंग, और वी कैन से फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन। क्लियर हो गया? राइट। आफ्टर दिस व्हेन वी गो फ्रॉम लिक्विड टू गैस, कहां जाते हैं? लिक्विड टू गैस, यानी कि अब मैं वाटर से कहां जा रहा हूं? वेपर स्टेट में, राइट। किस में? वेटर, और ये किस फॉर्म में मेरे पास? गैस, राइट। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट, जब मैं गैस से वापस लिक्विड आ रहा हूं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्लियर है? एंड लिक्विड से जब हम सॉलिड पर आते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्लियर है यार?
लिक्विड से आइस पर आ रहे हो, है ना। पानी को हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं ना फ्रीजर में, है ना, रेफ्रिजरेटर में। तो हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम फ्रीजिंग बोलेंगे। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब हमारे पास थोड़े और प्रोसेसेस आते हैं, वो क्या है। डायरेक्ट अगर मैं सॉलिड से गैस जा रहा हूं, कहा जा रहा हूं, सॉलिड से गैस, राइट। देन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। एंड जब गैस से हम लोग डायरेक्ट आते हैं किस पर, सॉलिड पे, देन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डेपोजिशन। क्या बोलते हैं, डेपोजिशन। तो एक बारी फिर से देख लो इसको, क्या क्या मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है ना। इंटर कन्वर्जन बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, यानी एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर पे जाने पे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, राइट। तो सॉलिड से लिक्विड जाने पर हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। लिक्विड से गैस जाने पर वी से इवेपोरेशन। गैस से लिक्विड आने पर वी से कंडेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड आने पर हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। सॉलिड टू डायरेक्टली गैस पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। एंड गैस से जब हम सॉलिड आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डेपोजिशन। क्लियर है ये मैप अच्छे से याद करना है आप लोगों को, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच इंटर कन्वर्जन, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और, वो क्या है ठीक है, देखो, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर का रिलेशन आता है हमारे पास कि जब हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर का क्या रोल होता है, क्या नहीं होता, राइट। तो ऐसे समझो कि जब मैं आइस, क्या होता है मेरे पास, सॉलिड होता है, से मैं कहाँ जा रहा हूँ, वाटर पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, वाटर पे, जो कि क्या होता है, लिक्विड। सो आइस से वाटर पर जाने के लिए, क्या आइस से वाटर पे जब हम जाते हैं तो हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। यार आइस को जब हम वाटर में लगे आ रहे हैं तो मेल्ट होती है ना, वो क्यों होती है, गर्मी की वजह से होती है। जैसे ही रेफ्रिजरेटर से आइस बाहर आ गई वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी वजह से कहाँ जाएगा, वाटर की तरफ जाएगा। यस और नो, क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब जब हम वाटर से कहाँ जाते हैं, गैस, कहाँ जाते हैं, गैस, ठीक है। यानी कि जब मैं वाटर को गर्म करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना, मैंने एक बीकर में वाटर डाला एंड उसको गर्म करना शुरू करा, उसको मैं गर्म करते जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद वो वाटर क्या होना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा ऐसे हवा में, है ना। वो वाटर ऐसे गैस की फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि मैं टेम्परेचर पानी का क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। अगेन मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूं, पानी का इंक्रीज कर रहा हूं, राइट। सो व्हेन आई गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, यहां से यहां टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, यहां से यहां टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर हो रहा है ये, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक बारी आप लोगों के लिए। देखो हमने क्या देखा कि यहां से यहां, है ना, यहां से यहां हमको टेम्परेचर में क्या करना पड़ा, इंक्रीज। क्या हो रहा है, यहां से यहां टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, राइट। एंड सेम गोज फॉर सॉलिड टू गैस ऑल्सो, सॉलिड टू गैस ऑल्सो, जो सब्लिमेशन वाला प्रोसेस है, इसके लिए भी हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब हम वापस आते हैं, कहाँ आते हैं, वापस आते हैं, एक मिनट इसको, ठीक है। तो जब हम वापस की तरफ आते हैं तब हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, डिक्रीज। क्या करना पड़ता है,
तब हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। क्लियर है? यानी कि ऐसे समझो कि अब मैं वाटर यानी कि क्या, लिक्विड से मैं कहाँ जा रहा हूँ, आइस यानी कि सॉलिड, राइट। तो जब मेरे को पानी को आइस क्यूब्स में कन्वर्ट करना है तो मैं रेफ्रिजरेटर में रखता हूँ, राइट। एंड रेफ्रिजरेटर में रखने में मैं वहां पर टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, पानी का क्या कर रहा हूँ, पानी का टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, तभी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आइस में कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो मैं यहां से यहाँ टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, कम, राइट। एंड सेम गोes फॉर ऑल अदर प्रोसेस ऑल्सो, राइट। फ्रॉम गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, और फ्रॉम गैस टू सॉलिड, राइट। फॉर कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड डेपोजिशन, इन तीनों प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या करना है हम लोगों को, कम करना है। क्लियर हो गया ये? तो एक बार इसको नोट कर लो, देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दिस वाज आवर टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट, राइट। ठीक है, देखो मेल्टिंग में हमने पढ़ा था क्या होता है, अभी अभी पीछे पढ़ा था कि जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, मेल्ट करते हैं, राइट। मेल्ट को और क्या बोलते थे हम, फ्यूजन बोलते थे। अब मेल्टिंग पॉइंट नाम का एक टॉपिक आता है, ये टॉपिक क्या है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट सेज मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, राइट। कम से कम टेम्परेचर जिसमें हम लोग किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड गेट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, बर्फ को पिघला रहे हैं पानी में, एट सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? मेल्टिंग पॉइंट का और क्या काम आता है हमारे पास, इट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ यानी एनर्जी, यानी कि मुझे वो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ रही है, हीट क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो मुझे वो आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ रही है, उससे मुझे क्या पता चलता है, मेल्टिंग पॉइंट की वजह से मुझे वही स्ट्रेंथ पता चल जाती है कि मुझे कितनी हीट देनी पड़ रही है। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट आइस का, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो इक्वल टू 273.15 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन क्या होता है, आई लेट यू नो अभी। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो। मेल्टिंग पॉइंट हमारे किस काम में आती है, हमको पता चलता है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है हम लोगों को मेल्ट करने में। एंड उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? ओके। आफ्टर दिस इसी से ही मिलता जुलता हमारे पास सेम टॉपिक आता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉईल करते हैं हम लोग, याद आया इवेपोरेशन जिसमें होती थी, जब लिक्विड से गैस जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना पानी को, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली बॉईल कर रहे हैं, राइट। सो ये भी सेम ही टाइप ऑफ डेफिनेशन है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है हमारे पास, गैस में। किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। ठीक है, एट सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ही हमको क्या फिर से पता चलता है कि हमको फिर से कितनी स्ट्रेंथ या एनर्जी, कितनी हीट देनी पड़ रही है पानी को क्या, बॉयल होने के लिए, राइट। एंड पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस। एंड 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना आता है, 373.15 केल्विन। क्लियर है? सेम टू सेम, ये इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफरेंस तो कहां पर आ गया, डिफरेंस तो डेफिनेशन में आ गया, राइट। दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज एक ये है कि दोनों से हमको पता चलता है कि हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है वो प्रोसेस करवाने के लिए, राइट। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कन्वर्जन। देखो अब यहां पर सबसे पहले क्या है हमारे पास कि टेम्परेचर की हमारे पास एक एसआई यूनिट होती है। क्या होती है, एसआई यूनिट। एंड एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, केल्विन। क्या होती है, केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, राइट। हम टेम्परेचर को और किन किन चीज़ों में मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, हम मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में, राइट। तो टेम्परेचर अलग अलग स्केल पर हम मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। बट टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, मेन यूनिट क्या है हमारे पास, केल्विन आती है। उसको क्या बोलते हैं, डिनोट किससे करते हैं, के से। क्लियर हो गया? तो अब एक
कन्वर्जन से, मतलब यानी कि एक स्केल से दूसरे स्केल पे कैसे जाते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है, एंड यू नीड टू लर्न दैट। वो क्या होता है हमारे पास, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, राइट। एंड सेकेंड हमारे पास क्या आता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्लियर हो गया ये। तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है जब हम एक स्केल से दूसरे स्केल पे जाते हैं। क्लियर है, ठीक है, राइट, ठीक है। चलिए इनको नोट कीजिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इवेपोरेशन, ठीक है। अभी इवेपोरेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, देखो बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज है, इवेपोरेशन अलग चीज है। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि यहाँ मतलब हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पा लिया है पानी के लिए, है ना, और अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, यस और नो। हम लिक्विड को पहले गर्म करते हैं, वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होगा, राइट, वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो अब वो जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इवेपोरेशन बोलते हैं, राइट। क्या लिखा हुआ है हमारे पास डेफिनेशन में, चेंज इन स्टेट ऑफ किसकी, लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर पर कब, बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है, ओके। अब इवेपोरेशन हमारे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, राइट। इवेपोरेशन कुछ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। वो फैक्टर्स क्या है, सबसे पहला जो हमारे पास इवेपोरेशन किस चीज पे डिपेंड करता है वो है सरफेस एरिया, किस पर, सरफेस एरिया पे, ठीक है। ऐसे समझो कि हमारे पास एक कप है, ठीक है, एंड मेरे पास एक ऐसे सॉसर है, क्या है, एक सॉसर, ठीक है। मैंने दोनों पर क्या रखी हुई है, इनमें क्या है, चाय है, क्या है, चाय दोनों में, और यहाँ पे, ठीक है। दोनों में से कौन से सिचुएशन में चाय जल्दी ठंडी होगी, किसमें जल्दी ठंडी होगी, ठीक है। तो देखो कप में जो चाय है वो थोड़ी बहुत गर्म ही रहेगी, और सॉसर में जैसे ही मैं चाय डालता हूं वो थोड़े टाइम बाद जो वो चाय फैली हुई है वो क्या हो जाएगी, जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाएगी, राइट। क्यों ठंडी हो गई, क्योंकि सॉसर का हमारे पास जो सरफेस एरिया वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है कप के मुकाबले, राइट। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या है यहां पर, कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी हमारे पास, इवेपोरेशन होगी, क्या, उतनी ही ज्यादा क्या होगी हमारे पास, इवेपोरेशन होगी। क्लियर है, ओके। नाउ सेकंड थिंग ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स इज, क्या होती थी हमारे पास, विंड स्पीड, क्या होती है, विंड स्पीड, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या आता है रिलेशन, विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी, क्या यहीं पे लिख देता हूं मैं, विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या है ये हमारे पास, इवेपोरेशन होगी, ठीक है। ऐसे समझो कि आपके छत पे जब हम कपड़े सुखाते हैं, राइट, एक दिन हवा चल रही है बहुत तेज तो उस दिन कपड़े जल्दी सूखेंगे, एंड एक दिन हवा चल ही नहीं रही है छत पे तो उस दिन कपड़े कम सूखेंगे, लेट सूखेंगे, राइट। तो जिस दिन हवा ज्यादा चल रही होती है उसी की वजह से इवेपोरेशन क्या होती है, जल्दी होती है, और इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्लियर हो गया, तो विंड स्पीड जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा क्या हमारे पास, इवेपोरेशन, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या आता है, ह्यूमिडिटी, क्या आती है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। ऐसे समझो जैसे बारिश का मौसम होता है, राइट, तो बारिश के मौसम में क्या होती है, थोड़ा सा ह्यूमिड फील होता है, राइट, चिपचिपाहट सा फील होता है हमारी बॉडी पे, है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं हमारी एयर में, राइट। तो अगर अब ह्यूमिडिटी मान लो ज्यादा हो गई, क्या, ह्यूमिडिटी मान लो ज्यादा हो गई, ये एयर है, इस एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है, राइट, नीचे पानी गिरा हुआ है उसको इवेपोरेट होना है,
तो वो इवेपोरेट होगा तो वो इन एयर पार्टिकल से टकराएगा, इन वाटर वेपर से टकराएगा जो ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है, तो इवेपोरेशन तो रुक गई ना। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा उतनी कम इवेपोरेशन, क्या उतनी कम इवेपोरेशन। ये क्लियर है? ठीक है, देखो सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन। सेकंड, विंड स्पीड जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन। थर्ड, ह्यूमिडिटी, यानी कि एयर में क्या वाटर वेपर पहले से ही प्रेजेंट है, यहां पर वाटर वेपर पहले से ही प्रेजेंट है, तो जब इवेपोरेशन हो रही है पानी की तो वो इन वाटर वेपर से टकराएगी, राइट। तो इवेपोरेशन तो नहीं हो पा रही ना, तो इसलिए ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा उतनी कम इवेपोरेशन। गॉट इट? क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े आगे। अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो क्या है? स्टेट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, राइट। देखो अब हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर आते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पर जो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो कौन से टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट प्रेजेंट होती है वो हमको याद होनी चाहिए। क्या? तो बेलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी कि क्या -1 डिग्री पर, -2 डिग्री पर, राइट। माइनस में जब हम जा रहे हैं तो माइनस में हमारे पास कौन सी स्टेट प्रेजेंट होती है? सॉलिड स्टेट प्रेजेंट होती है। गॉट इट? एट 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट दोनों प्रेजेंट होती है, सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट दोनों प्रेजेंट होती है। ऐसे समझो, जब मैं 0 से नीचे जा रहा हूं, कहा 0 से नीचे जा रहा हूं तो सॉलिड प्रेजेंट है, जब मैं 0 से ऊपर जा रहा हूं तो लिक्विड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? देखो बिटवीन 0 to 100, बिटवीन 0 to 100 क्या प्रेजेंट है? लिक्विड स्टेट। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारे पास? एक डिसाइडिंग पॉइंट है कि अगर उससे कम हुआ तो सॉलिड, उससे ज्यादा हुआ तो लिक्विड, और 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों की दोनों स्टेट्स प्रेजेंट होती है। सेम गोज विद एट 100 डिग्री सेल्सियस, सेम गोज विद एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से कम तो लिक्विड स्टेट, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो गैसियस स्टेट। ठीक है, बट 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड एंड गैस दोनों प्रेजेंट होंगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड और गैस दोनों प्रेजेंट होंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर कौन कौन सी स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं, इनको अच्छे से एक बार नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारे पास लेटेंट हीट। क्या आता है? लेटेंट हीट। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अब हमारे पास कि लेटेंट हीट क्या होती है। सबसे पहले लेटेंट हीट के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, लेटेंट हीट जो होती है हमारे पास क्या होती है? हिडन हीट होती है। क्या होती है? हिडन हीट। और हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्लियर है? अब ये होता क्या? देखो, एनर्जी यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। एनर्जी यूज्ड किस में? देख लो एक बार, चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, बाय ओवरकमिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीजिंग एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स। इंपॉर्टेंट लाइन जो ये है इसको नोट करना एक बार, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं आपको एक बार समझाता हूं, ये नोट करने के बाद नेक्स्ट मैं इसको समझाता हूं कि लेटेंट हीट होती क्या है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। देखो समझो कि आपके पास क्या है? सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड में यू हैव आइस। ठीक है, एंड मेरे पास यहां पर आएगा लिक्विड, एंड लिक्विड में आई हैव वाटर। ठीक है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? इस सॉलिड को हीट करना शुरू करता हूं। क्या करता हूं? हीट करना शुरू करता हूं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको मैंने हीट करना शुरू किया, आइस को, बर्फ को मैंने गर्म करना शुरू किया, कर दिया शुरू। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या है, इसको ऐसे समझो, मैंने यहां पर एक थर्मामीटर भी रख रखा है। ठीक है, तो उस थर्मामीटर में क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि मैं आइस को गर्म कर रहा हूं। ठीक है, बट होगा क्या? मैं तब भी हीट करता जा रहा हूं, मैं हीट जो मैं हीट कर रहा हूं, मैं हीट, वो हीट मैं देता जा रहा हूं, टेम्परेचर मेरा किसमें? थर्मोमीटर में बढ़ेगा। बट एक टाइम के बाद थर्मोमीटर में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मैं हीट तब भी कर रहा हूं और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो वो बाकी की एनर्जी जा का रही है, वो एनर्जी जो अब जा रही है वो चेंजिंग इन स्टेट में जा रही है। क्या? चेंजिंग
चेंजिंग स्टेट में जा रही है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में ये जो अब हीट है वो वहां जा रही है। क्या ये वहां पर जा रही है? समझ रहे हो? फिर से बोलूं एक बार, समझो इसको। मैं बर्फ को गर्म करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, गर्म करा, मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म कर रहा हूं, टेम्परेचर और बढ़ रहा है, मैं अभी भी गर्म कर रहा हूं, पर अब टेम्परेचर ना यहां पर कांस्टेंट हो गया, थर्मामीटर में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, जबकि मैं गर्म कर रहा हूं। क्यों कांस्टेंट हो गया? वो बढ़ क्यों नहीं रहा है टेम्परेचर? क्योंकि अब जो वो हीट है वो कहां जा रही है? सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में जा रही है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हमको उस हीट का पता नहीं चलता, इसलिए मैंने बोला कि वो हिडन हीट होती है, राइट, हिडन एनर्जी होती है जो चेंज इन स्टेट में चली गई है, चेंज इन स्टेट में चली गई है। ये क्लियर है? ठीक है। लेटेंट हीट क्या होती है? हिडन हीट दैट इज यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास एक ग्राफ आता है जो कि इंपॉर्टेंट है एंड इंपॉर्टेंट, तो एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। आओ देखो, ठीक है, देखो, ठीक है। मेरे पास इस साइड ग्राफ पे क्या है? टेम्परेचर है, क्या है? टेम्परेचर। एंड इस साइड मेरे पास है हीट एडेड, क्या है? हीट एडेड। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, मान लो मेरे पास क्या इस पॉइंट पर आई हैव आइस, क्या है मेरे पास इस पॉइंट पर? आइस है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो अब मैंने क्या करा, इस आइस को मैंने हीट करना शुरू किया। क्या करा? इस आइस को हीट करना शुरू किया। अब मैं बर्फ को गर्म करना शुरू करूंगा तो बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बर्फ का ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ेगा ना, तो मेरे पास जो अब ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा? ग्राफ, ठीक है, ये क्लियर है आपको? मैंने आइस को गर्म करना शुरू किया तो आइस का क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्या हर पॉइंट पे ऐसे टेम्परेचर आइस का बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं आइस को अब भी गर्म कर रहा हूं, पर टेम्परेचर अब और नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर अब और नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो कांस्टेंट क्या? ऐसे, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट हो चुका है यहाँ पर इस पॉइंट पे, है ना। देखो, तो पहले तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ इस पॉइंट पर, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। आइस टेम्परेचर इंक्रीज, आइस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर इस वाले ग्राफ पे। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आइस से, यहाँ पर हम कहाँ पहुंच गए? इस पॉइंट पर लिक्विड पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? लिक्विड पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब जो मैं हीट दे रहा था वो कहां पर चली गई? चेंज इन स्टेट में चली गई। कहां चली गई? चेंज इन स्टेट में। एंड इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते थे? लेटेंट हीट, राइट। तो इस प्रोसेस के लिए, आइस से लिक्विड जाने के लिए, लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? चलो, अब मेरे को पता है कि ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे पास क्या है? अब लिक्विड आ चुका है। क्या आ चुका है? लिक्विड, ठीक है। अब मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। तो लिक्विड का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फिर से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है, राइट। एंड यहां पर लिख देते हैं कि क्या हो रहा है, यहां पर लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। एक पॉइंट के बाद आपको पता है कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यस और नो?
तो ये आपका टेम्परेचर फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मेरे पास क्या है, लिक्विड है जो कि गर्म हो चुका है, एंड यहां पर मेरे को क्या मिल जाएगी, गैस। क्या मिल जाएगी, गैस। क्या मिल जाएगी, गैस, राइट। एंड ये जो अब हीट जा रही है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, अगेन लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। एंड ये लेटेंट हीट कौन सी होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो क्या क्या मैंने अभी तक बोला है आप लोगों को। आइस थी, उसका टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर मैं अभी भी बढ़ा रहा हूं पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है। क्या कांस्टेंट क्यों हो चुका, क्योंकि वो एनर्जी अब आइस से लिक्विड चेंज करने में चली गई, एंड इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेरे को लिक्विड मिल गया यहां पर, मैंने लिक्विड को हीट करना शुरू किया, तो लिक्विड को हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर एक पॉइंट पर फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होगा का मतलब क्या होगा कि अब जो एनर्जी जा रही है वो लिक्विड से गैस में जा रही है, लिक्विड टू गैस में जा रही है, एंड इस हीट को क्या बोलूंगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। यहीं पर हम लोग अपना इस चैप्टर को खत्म करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एंड इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने आज सारे के सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। एक बारी लास्ट बार मैं आपको शो कर देता हूं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या नहीं किया है। हमने मैटर के बारे में बात करी थी, राइट। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, राइट। उसके बाद मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, उन पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूजन, जिसमें से डिफ्यूजन क्या होता था, इंटरमिक्सिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। चलिए, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े। फिजिकल चेंजेस में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, वो चीज जिससे बनी है वो बाद में भी उसी से ही बनी है। केमिकल चेंज में क्या होता है, वो चीज जिससे बनी है वो बाद में उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया, ठीक है ना, मैटर का फॉर्म ही चेंज हो गया उसका, राइट। नेक्स्ट, मैटर की 3 क्लासिफिकेशंस होती है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमने क्या करा था, डिफरेंशिएट करा था, और ये कुछ कुछ आपके पॉइंट्स थे, राइट। आफ्टर दैट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये किससे बनती है, गैसेस की प्रॉपर्टीज। क्या थी गैस की प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी, कि गैसेस को हम बहुत हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है। वेरी गुड। आफ्टर दैट डेंसिटी, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, इसकी यूनिट याद रखनी है। इसमें एक्सेप्शन मैंने बताया कि आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है उसकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड से। क्लियर हो गया। इसके बाद इंटर कन्वर्जन पढ़ा था हमने, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड से गैस भी जाते हैं कभी डायरेक्टली, एंड गैस से सॉलिड भी आते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया था, इसको अच्छे से याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट हमने किया था आज। नेक्स्ट हमने क्या किया, टेम्परेचर कन्वर्जन, ठीक है ना। टेम्परेचर को हम 3 स्केल में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाने के लिए ये रहा फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस जाने के लिए, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाने के लिए ये आपके क्या है, फॉर्मूलेस, ठीक है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन, एंड इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। क्लियर हो गया। लास्ट, सेकंड लास्ट, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड लास्ट जो था हमारे पास लेटेंट हीट थी। लेटेंट हीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आप लोगों को अच्छे से करना है अपना, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का हम अपना ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया हुआ होगा। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मन लगा के पढ़ना। कोई चीज नहीं आती समझ में तो कमेंट सेक्शन में जाके एक बार क्वेश्चन पूछ लेना, एंड आई देखते हैं उस पर सेपरेट वीडियो बनती है या फिर मैं वहीं पे ही आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, एंड गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।